गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है, आप लोग को पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। और हम लोगों ने अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग फोर्थ यूनिट अपने सब्जेक्ट की पढ़ रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर है। सारा फोकस कह लीजिए इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर है। अ, और जो हमारा मेन मोटो है हमारे इस सब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स का यूज करके एररलेस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। कैसे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, इनिशियल स्टेज क्या होगा, किस तरीके से हम उसको डॉक्यूमेंटेशन या उसका डायग्राम क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये सारी चीजें इस यूनिट में बताई जाएंगी। तो सॉरी, इस सब्जेक्ट में बताई जाएंगी। तो जैसे कि पहले इसमें पहली यूनिट जो है मैंने आपने पढ़ी है। पहली यूनिट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर ये कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के जो भी पिलर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि पर्टिकुलर कौन सा कॉन्सेप्ट की स्पेशलिटीज क्या है, किस तरीके से उनका प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन होना है, ताकि जब आप सिस्टम को डिजाइन करें तो सही जगह पे सही कॉन्सेप्ट को यूज कर सकें। उसके बाद से दोस्तों हम लोग सेकेंड यूनिट पे आए थे। सेकेंड यूनिट में हमारी विजुअलाइजेशन को डॉक्यूमेंटेशन में क्रिएट करने के लिए नंबर ऑफ डायग्राम्स का यूज बताया गया है। सेकेंड यूनिट टोटल यूएमएल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और ये जो हमारी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, ये दो टाइप्स की हैं, एक आपकी स्ट्रक्चरल और एक आपकी बिहेवियरल। स्ट्रक्चरल डायग्राम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को सिस्टम के कैप्चर करता है, और बिहेवियरल डायग्राम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के डायनेमिक एस्पेक्ट्स को कैप्चर करता है। ठीक है, ताकि हम सही तरीके से सिस्टम को एनालाइज कर सके दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों हमारा हमने तीसरी यूनिट में आए थे। और तीसरी यूनिट में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम जब एक एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो जो हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो फाइनल आर्किटेक्चर हमें मिलता है, फिर उस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं आपको। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर थर्ड यूनिट में हमें बताई गई हैं। बहरहाल दोस्तों हम लोग अपनी फोर्थ यूनिट पे चल रहे थे। फोर्थ यूनिट सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर को अडॉप्ट करती है। और हम लोगों ने अभी तक सी प्लस प्लस में देखा कि किस तरीके से सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बॉडी क्या होती है, किस तरीके से हम फंक्शन बॉडी को लिखते हैं, नेम स्पेस का यूज क्यों होता है, आपका अगर हम कहें कि कांस्टेंट डाटा टाइप का यूज कब करते हैं, इनम का यूज कब करते हैं, वेरिएबल को का नेम किस तरीके से लिखा जाता है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है वेरिएबल नेम को लिखने के। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था, टाइप कास्टिंग। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से दो तरीके के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक आपका ऑटोमेटिकली और एक आपका जो हम खुद से, जो यूजर खुद से प्रोवाइड करता है, यानी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो आपने देखा था कि हमने देखा था कि किस तरीके से जो यूजर हमें ऑटोमेटिक कब होता है, और यूजर जब चाहता है कि टाइप कास्टिंग हो तो वो किस तरीके से किया जाता है। इन सब चीजों को हम लोगों ने डिटेल में पिछले लेक्चर में दोस्तों डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये सारी चीजें डिटेल में अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आपने ये देखा था कि किस तरीके से इम्प्लिसिट यानी कि ऑटोमेटिक कास्टिंग में कैसा था कि हमने एक सॉर्ट नाम का एक ए वेरिएबल लिया और इंट नाम का बी वेरिएबल लिया, और जब सॉर्ट नाम के वेरिएबल को इंट नाम के वेरिएबल में डाला तो वो सॉर्ट जो है वो इंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन बेसिस पे होता है उसके कि किस टाइप की वैल्यू मतलब कि ज़्यादा एक तरीके से कहें कि हाइयर है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था हमने, सॉर्ट इंट इंट में कन्वर्ट होगा, इंट अनसाइंड में इंट में कन्वर्ट होगा, अनसाइंड इंट लॉन्ग इंट में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग इंट अनसाइंड इंट में, मतलब अनसाइंड लॉन्ग इंट में कन्वर्ट होगा, फिर ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा, डबल में कन्वर्ट होगा, लॉन्ग डबल में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को अगर हम देखें
तो सॉर्ट जो है वो इंट में कन्वर्ट होगा, जो कि ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें यूजर कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है। और जब हमने यूजर डिफाइन कहा था तो हमने बताया था दो सिंटेक्स टाइप और एक्सप्रेशन लिखने पड़ते हैं। तो जैसे कि देखिए डबल एक्स इज इक्वल टू इतना लिखा, और हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फोर्सली जो कि फ्लोट में थी उसको फोर्सली हमने चेंज करके इंटीजर में कर दिया। ये हमने यूजर ने खुद किया, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप कास्टिंग का यूज होता है जो हम लोगों ने देखा। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि अ प्रोग्रामर इज यूजुअली नॉट लिमिटेड टू अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग इट्स process. It may be forecast, repeat code or take decision. For the purpose, C++ provide control structure that serve to specify what has to be done by our program when and under which circumstance. तो दोस्तों कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से अगर प्रोग्रामिंग को लिख रहे हैं या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनके स्ट्रक्चर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, या फिर हम ये कहें कि उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को हम रखेंगे ताकि प्रोग्रामिंग सही तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे दोस्तों। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है with the introduction of control structure we are going to have to introduce a new concept, the compound statement or block. A block is a group of statements which are separated by semicolon, like all C++ statements but grouped together in a block enclosed in braces. तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर में कि जो हम एक जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है द कंपाउंड स्टेटमेंट और ब्लॉक। तो हर ब्लॉक जो होता है एक लाइन जो आपने देखा होता है कि जैसे हम लोगों ने लिखा इंट ए कॉमा बी, तो ये एक ब्लॉक ऑफ अगर कोड हम माने तो इसका एंड हम किससे करते हैं, सेमीकॉलन से दोस्तों। किससे करते हैं, सेमीकॉलन से। और अगर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ग्रुप टुगेदर है, ठीक है ना, यानी स्टेटमेंट का एक ग्रुप है तो हम उसको किसमें करते हैं, करली ब्रैकेट में, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको शो किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये बताता है कि किस तरीके से हमें कहाँ पे चीजों को रखना है। लेकिन ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हर कॉन्सेप्ट का एक अपना अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग का एक अपना अपना कंट्रोल। तो इस तरीके से हम अपने मतलब कि स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे कि अलग अलग हमारे हर प्रोग्रामिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं तो सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उसको सबको सबका एक अलग स्ट्रक्चर है कि उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि लूप के लिए अलग स्ट्रक्चर है, स्विच स्टेटमेंट के लिए अलग स्ट्रक्चर है, नॉर्मल प्रोग्राम के लिए अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमें ये भी देखना है कि पर्टिकुलर हर अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए कैसे हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे जिससे कि पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो नॉर्मल जो है हम लोगों ने अभी तक जो देखा, तो नॉर्मल में क्या है कि जिस तरीके से नॉर्मल में जो है हमारा, तो नॉर्मल में अगर हम देखें तो नॉर्मल में हमारा क्या पड़ता है कि हम जिस तरीके से अगर कहें कि जैसे कि कहाँ पे हमें अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, कहाँ पे हमें करली ब्रैकेट लगाने हैं, ये एक स्ट्रक्चर के रूप में आता है। कहाँ पे हमें सेमीकॉलन लगाना है, ठीक है ना, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे तो हर अलग अलग कॉन्सेप्ट का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू पर्टिकुलर कोड जो है या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा हुआ है, हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट वी विल सी इन दिस सेक्शन रिक्वायर अ जेनेरिक स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ इट्स सिंटैक्स। अ स्टेटमेंट कैन बी आइदर अ सिंपल स्टेटमेंट और अ कंपाउंड स्टेटमेंट।
like the one just described. In the case that we want the statement to be a simple statement, to do not need to enclose a curly bracket. यानी कि अगर एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है ना, तो वहां पे हमें करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है. बट इन द केस दैट वी वांट टू स्टेटमेंट टू बी अ कंपाउंड स्टेटमेंट, इट मस्ट बी इनक्लोज बिटवीन ब्रेसेस. यानी कि अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो वहां पे हमें केवल सेमी कॉलन लगा के काम चला सकते हैं, वहां पे करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर कंपाउंड ऑफ स्टेटमेंट है तो वहां पे हमें करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ती है, ताकि सबको एक साथ इकट्ठा करके रखा जा सके. ठीक है, तो आइए हम अलग अलग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अलग अलग कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर की, इफ और एल्स की. ठीक है ना, तो इफ और एल्स को के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो आइए देखते हैं किस तरीके से इफ और एल्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है या यूज होता है. तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि द इफ कीवर्ड is used to execute a statement or block only if a condition is fulfilled, its form is. तो इफ कंडीशन स्टेटमेंट की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है, हमें पता है कि इफ और एल्स जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है. और आइए इसके देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि वेयर कंडीशन इज द एक्सप्रेशन दैट इज बीइंग इवैल्यूएटेड, इफ this condition is true, statement is executed. If it is false, statement is ignored. And the program continues right after this conditional structure. तो अगर हम एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि, और यहाँ ऊपर डिफिनीशन में लिखा भी हुआ है कि अगर हम इफ स्टेटमेंट का यूज, अगर इफ स्टेटमेंट कंडीशन सही है तो वो एग्जीक्यूट करता है, और अगर नहीं है तो वो उसको इग्नोर यानी कि एग्जीक्यूट नहीं करता है. ठीक है ना, तो अगर हम इसको एज एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंटेशन प्रिंट x इज 100 ओनली इफ द वैल्यू स्टोर्ड इन द x वेरिएबल इज नीडेड 100. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा इफ. अब जैसे कि अगर आप इस x वेरिएबल इन नीडेड 100 लिखा हुआ है, तो अगर हम अब इसको अगर स्ट्रक्चर के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहें, ठीक है ना, तो क्या है कि सबसे पहला स्टेटमेंट हमने क्या लिखा, इफ x डबल इक्वल टू 100. और डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, ये हमारा कौन सा है ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है हमारा, ये इक्विवेलेंट ऑपरेटर. कौन सा ऑपरेटर है हमारा, इक्विवेलेंट ऑपरेटर. इक्विवेलेंट ऑपरेटर है. ठीक है ना, अब ये जो हमारा इक्विवेलेंट ऑपरेटर है ये क्या बता रहा है कि x की वैल्यू 100 के बराबर है. ठीक है, इफ. तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, x इज 100. ठीक है ना, लेकिन ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, इफ का. ये केवल और केवल किसका स्ट्रक्चर है, हमारा इफ का. ठीक है ना, कि अगर हमारा x की वैल्यू 100 के बराबर है तो जो कि ट्रू है, तो हमारा वो क्या प्रिंट करेगा, x इज 100. ठीक है ना, तो ये अभी जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, केवल और केवल इफ का स्ट्रक्चर है. किसका स्ट्रक्चर है, केवल और केवल इफ का. अब वहीं पे अब एल्स की बात करें तो वी कैन एडिशनली स्पेसिफाई व्हाट वी वांट टू हैपन इफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड एल्स. तो अगर ये जो हमने लिखा है, एक सेकेंड, ये जो स्टेटमेंट है इफ का, ये स्टेटमेंट तब यूज हो रहा है, तब एग्जीक्यूट हो रहा है जबकि स्टेटमेंट करेक्ट हो, यानी कि ट्रू हो. यानी कि जब x की वैल्यू 100 हो या 100 के बराबर हो, ठीक है ना, तब हम ये पर्टिकुलर चीज एग्जीक्यूट करेंगे. लेकिन अगर इफ की वैल्यू x इज इक्वल टू 100 के बराबर नहीं है तो उस केस में हम कीवर्ड एल्स का यूज करेंगे, और वो क्या करेगा, वो बताएगा उसका कि कंडीशन जो है वो करेक्ट अगर नहीं है या फॉल्स है, तब वो एल्स का स्टेटमेंट करके हम आगे बढ़ जाएंगे. यानी अगला जो भी अगर जो भी स्टेटमेंट है हम उसको लिखेंगे. तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि पहले इफ 100, ठीक है ना, अगर ये है 100 के बराबर तो ये प्रिंट करेगा, और अगर ये नहीं है 100 के बराबर तो फिर हम कहां चले जाएंगे, एल्स पे. और एल्स का मतलब क्या है, फिर एल्स पे अगर जाएंगे तो फिर क्या प्रिंट होगा, x इज नॉट 100. ठीक है ना,
तो ये देखिए ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ एल्स का, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट का, कि इस तरीके से हम इफ एल्स का मतलब कि इस तरीके से हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपसे इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर पूछे या फिर इफ एल्स का कंट्रोल स्ट्रक्चर पूछे तो आप यहाँ पे ये चीजें शो कर सकते हैं। केवल अगर इफ का पूछता है कंट्रोल स्ट्रक्चर तो आप बस इतना लिखिए, ठीक है ना। लेकिन ये स्ट्रक्चर तभी काम करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें एल्स का यूज करना है, और फॉल्स के केस में जो प्रिंट होगा फिर वो नीचे वाला एल्स के नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी आपसे इफ एल्स के स्टेटमेंट के बारे में या कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पूछे तो आपको ये चीज लिख के बतानी होगी, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि इस तरीके से इफ एल्स का या फिर केवल इफ का कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखा जाएगा या शो किया जाएगा। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, प्रिंट ऑन द स्क्रीन x is 100 if in needed x has a value of 100, but if it is has not and only if not it print out x is not 100। ठीक है, तो वही चीज कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इफ एल्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इटरेशन स्ट्रक्चर यानी कि लूप की बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो जैसा कि लिखा हुआ है लूप्स के बारे में कि लूप्स हैव एज पर्पस टू रिपीट अ स्टेटमेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम और व्हाइल अ कंडीशनल इज फुलफिल्ड। तो लूप का आपको पता है कि एक लूप जो है एक उस पे चलता रहता है, लेकिन लूप का जो सबसे वो है कि वो लूप कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी लूप क्या होता है कि एक नंबर ऑफ पॉइंट तक, नंबर ऑफ वैल्यू तक वो सेम कोड को एग्जीक्यूट करता है, बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है, वैल्यू को चेंज करते हुए कोड को एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम कहें कि ये पर्टिकुलर जो आपका ये क्या कहते हैं कि ये इनफाइनाइट लूप होगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक कंडीशन होगी जहां पे वो लूप जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है ना, तो हमने कई 2-3 टाइप के लूप हैं आपके, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है ना, तो आइए कुछ के हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर आपसे कहा जाए कि व्हाइल लूप का आप स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, ठीक है ना, तो अगर व्हाइल लूप के स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात आती है, व्हाइल लूप का अगर स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात आती है दोस्तों, ठीक है ना, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, इट्स फॉर्मेट इज व्हाइल एक्सप्रेशन। तो व्हाइल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को अगर या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर को आपको देखना है तो आइए देखा जाए किस तरीके से व्हाइल लूप को हम लिखते हैं। तो जैसा लिखा हुआ है कि इट्स फंक्शनैलिटी इज सिंपल टू रिपीट स्टेटमेंट व्हाइल द कंडीशन सेट इज एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी जब तक ट्रू है तब तक वो चलता रहेगा और जैसे ही फॉल्स होगा वो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ एग्जांपल में देखने की कोशिश करें तो देखिए ये हमारे हेडर फाइल है, ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारी क्या है, फंक्शन बॉडी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या है, कैसे चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं। पहले हमने एक वेरिएबल लिया इंट नाम का जो कि n है, हमने एक काउंट यूज किया ताकि लिखा जा सके कि इंटर द स्ट्रिंग नंबर, यानी नंबर लिखा जा सके। फिर CIN ग्रेटर देन n लिखा, यानी कि ये जो है ये देखिए शिफ्ट ऑपरेटर है, ये sin n होगा। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया है, ये देखिए व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, व्हाइल n ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अब n ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपकी प्रिंट होती जाएगी, प्रिंट होती जाएगी, प्रिंट होती जाएगी। ठीक है, क्या होगी, प्रिंट होती जाएगी। ठीक है ना, और कब तक प्रिंट होगी, जब तक ये कंडीशन जो है आपका फॉल्स नहीं हो जाती, यानी जब तक n जो है वो 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये कंडीशन आपकी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है ना, अब और उसके बाद से और एक एक ये n माइनस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार जैसे कि n की वैल्यू 8 है, 8 एग्जीक्यूट हुई, फिर माइनस हो गया, फिर क्या होगी 7 एग्जीक्यूट होगी, फिर 6 एक एक माइनस n माइनस माइनस 1 का मतलब आपको पता है कि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि हमने ऑपरेटर के बारे में जब पढ़ा था अभी ऊपर,
तो हमने हमने ये देखा था कि किस तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, ये जो ऑपरेटर्स हैं इसको यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं, और ये ऑपरेटर्स केवल सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, और ये उसकी वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करते हैं या तो डिक्रीमेंट करते हैं। अगर प्लस प्लस पहले होता तो इंक्रीमेंट करता, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पे उसके बाद से फिर हमने ये यहाँ पे ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है ना, ये करली ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ पे फिर हमने जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ये ब्रेक होगा फ्रूट, तो फिर यहाँ पे अगला क्या होगा, प्रिंट होगा फायर, क्योंकि यहाँ पे इस लूप के बाद इस पर्टिकुलर जो ये स्टेटमेंट है वाइल लूप का, जैसे ये स्टेटमेंट फिनिश होगा तो ये जंप करके इस पे आएगा, और उसके बाद से लास्ट में वो क्या प्रिंट कर देगा, फायर। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि हमने n की वैल्यू जो है वो 8 डाली, जैसे लिखा है इंटर द स्ट्रिंग नंबर, और हमने इंटर द नंबर क्या डाला, 8। तो जैसे ही हमने n की वैल्यू 8 डाली तो होगा क्या कि यहां पे वाइल में n की जगह पहले 8 होगा, कंडीशन ट्रू है, n को प्रिंट कर देगा, यानी 8 प्रिंट कर दिया उसने। फिर यहां पे आया डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा, यानी 8 एक कम हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। वापस इस लूप में जाएंगे, चेक करेंगे 7 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 7। ठीक है ना, और फिर से ये डिक्रीमेंट होगा तो अब क्या हो जाएगी, वैल्यू 6। फिर यहां चेक होगा 6 भी 0 से बड़ा है तो यहां क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका 6। फिर आप वापस नीचे आएगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी तो फिर क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। फिर दोबारा से 5 प्रिंट होने के बाद फिर दोबारा से डिक्रीमेंट होगा तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 के बाद दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, 4 भी 0 से बड़ा है तो दोबारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। इसी तरीके से 3 2 1 प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही 1 को जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू n की हो जाएगी 0, जो कि 0 से बड़ी नहीं है, 0 के बराबर है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट यहां से इधर जंप करेगा, और उसके बाद से आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, फायर। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अगर देखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि वाइल कोई भी n ग्रेटर देन 0, फिर काउंट प्रिंट, ठीक है ना, और फिर n प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी कर दें, और फिर करली ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, किसका, वाइल लूप का। किसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आपका वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें डू वाइल लूप की, तो डू वाइल लूप में क्या होता है, आपको पता है, और सारे लूप में सबसे पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, सबसे पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद से फिर आगे बढ़ेगा। पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद से फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें सबसे पहले वो आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद से फिर कंडीशन चेक होती है। ये आपको होप सो पता हो कि पहले वो आगे बढ़ेगा फिर कंडीशन चेक होगी। तो आइए देखें इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो जैसा कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है नंबर, तो यहां पे अगर आप देखें तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये आपकी हेडर फाइल है, इंट मेन अनसाइंड लॉन्ग इंट में हमने n लिखा है, और हमने डू करके लिखा है काउंट इंटर नंबर 0 टू इंड काउंट सिन n, और यूर इंटरेस्टेड ये लिख दिया। ठीक है ना, तो ये डू में लिखा हुआ है, यानी अभी यहां तक तो ये होगा ही होगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये प्रोग्राम होते ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये प्रोग्राम स्टार्ट होते ही अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है सॉरी, प्रोग्राम होते ही अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एक सेकेंड, तो जैसा कि लिखा सॉरी, तो देखिए मैंने आपको जैसा बताया था कि डू में क्या होता है कि डू वाइल लूप में पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। तो पहले क्या ये चीज प्रिंट हो जाएगी, इंटर नंबर 0 टू इंड। ठीक है, उसके बाद से योर इंटर्ड नंबर, ठीक है ना, तो ये चीज आपको यहां पे ये दूसरा काउंट योर इंटर्ड नंबर ये शो हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां के बाद से आपकी शुरू होगी कंडीशन को चेक करना।
ठीक है ना। while n not equal to 0 तो रिटर्न 0, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने ये नंबर इंटर नंबर 0 टू इंड हमने मान लीजिए ये नंबर प्रिंट किया, इंटर नंबर ये आ गया, जो हमने प्रिंट किया वो ये नंबर आ गया। अब इंटर नंबर 0 टू इंड अगर 0 किया तो योर इंटर नंबर 0, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आप देखेंगे, ये जो इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर आप इस आउटपुट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेनली देखिए जो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मेन जो बता समझने वाली चीज है डू व्हाइल लूप स्ट्रक्चर की, कि उसमें क्या होता है कि सबसे पहले डू लिखा कोड एग्जीक्यूट होता है, देन उसके बाद से कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पे देखिए डू में पहले इतने कोड आपके एग्जीक्यूट हो गए और उसके बाद से लास्ट में फिर आपकी कंडीशन को चेक किया जा रहा है कि एन जो है, एन की वैल्यू जो हमने डाली है वो 0 के बराबर है कि नहीं है। तो 0 के बराबर है, तो अगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। और अगर 0 के बराबर है, जैसे while नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या करेगा, अगर इक्वल 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या करेगा, 0 को प्रिंट करेगा, मतलब कि रिटर्न 0 करेगा। लेकिन अगर वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो भी वो 0 प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा, हर केस में वो 0 प्रिंट करेगा, ठीक है ना। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो हमारा डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर है उसमें पहले हम डू लिखते हैं, कोड थोड़ा सा एग्जीक्यूट होता है और फिर लास्ट में आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में क्या होता है, स्टेटमेंट में क्या होता है, ये मेन स्टेटमेंट है फॉर लूप का। अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप देखें, सॉरी एक सेकेंड, स्ट्रक्चर है, तो जैसे फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया जाता है, फिर कंडीशन लगाया जाता है, फिर इंक्रीमेंट या इंक्रीज किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, आपका फॉर लूप का। तो इसको देखिए अगर हम इंप्लीमेंट करें तो हमने क्या लिखा, हमने फॉर लिखा इफ n इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन, n ग्रेटर देन 0 ये आपका कंडीशन, और n माइनस माइनस ये आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। अब काउंट n को प्रिंट करना है और साथ में कॉमा लगा रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद से अगर ये स्टेटमेंट जब ब्रेक होगी तो आपका यहाँ पे नीचे आएगा और फायर को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 10 की वैल्यू है तो पहले 10 प्रिंट होगा, 9 8 7 8 1 तक जाएगा, जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी ये स्टेटमेंट आपका ब्रेक हो जाएगा और ये वापस फायर को प्रिंट करा देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फॉर लूप का स्टेटमेंट था। होप सो आप लोग को फॉर लूप का स्टेटमेंट समझ में आया हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अगर हम लास्ट की बात करें तो एक और स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो जंप स्ट्रक्चर, द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है कि वो स्टेटमेंट को जंप करा देता है, यानी जहां पे रहता है वहीं पे ब्रेक हो गया तो वो सीधे लास्ट में उसको एग्जीक्यूट कर देता है और नीचे वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो उनको छोड़ देता है, ठीक है ना। तो इसी को हम जंप स्टेटमेंट कहते हैं। आइए पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख ले। तो जैसा कि लिखा हुआ है, यूजिंग ब्रेक वी कैन लीव अ लूप इवन इफ द कंडीशन फॉर इट्स इंड इज नॉट फुलफिल्ड। इट कैन बी यूज्ड टू end an infinite loop or to force it to end before its natural end. For example, we are going to stop the countdown before its natural end. तो कहने मतलब जो जिस तरीके से वो अपने आप एग्जीक्यूट होके बंद होता, लेकिन अगर हमने ब्रेक लगा दिया तो नेचुरल तरीके से ना बंद होके जहां पे हमने ब्रेक लगाया वहीं पे वो जंप कर जाएगा, ठीक है, यानी नीचे वाले स्टेटमेंट को वो छोड़ देगा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो जैसे कि लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इंट लगाया, फॉर लूप का यूज किया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी, उसके बाद से हमने काउंट किया, ठीक है ना। और उसके बाद से हमने क्या लिखा, इफ एक कंडीशन लगाया कि n ग्रेटर देन n इक्वल टू 3, अगर n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 के बराबर हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या प्रिंट करेगा, कंडीशन काउंटडाउन अबॉर्टेड, और उसके बाद से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करेगा दोस्तों, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 10 से लेके 4 तक तो जाएगी, 3 पे भी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो 3 पे आएगी n की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या चेक होगा कि इफ, यहाँ पे क्या चेक होगा, इफ n इज इक्वल टू 3, तो यस n 3 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद से स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन अबॉर्टेड एंड ब्रेक, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेगा, जंप कर जाएगा। तो दोस्तों ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से इतने सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर दोस्तों आपको बताए गए। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं कहूं तो ये सारे के सारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं
इनका यूज होता है कि जैसे कि ये जो कि किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग को लिख रहे हैं, और या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लूप को या अलग अलग लूप के टाइप को, जैसे कि डू वाइल लूप और आपके और सारे लूप हैं, और अगर आप इफ एल्स कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से वो दिखेगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और दोस्तों, जब तक आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किस तरीके से उसका कंट्रोल करेंगे या कैसे उसके स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक आप सही तरीके से हम कहें कि प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके कंट्रोल स्ट्रक्चर को या स्टेटमेंट को समझना होता है। जब तक हम वो नहीं समझेंगे और सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसका जो ग्रामर है वो मोर रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। इसलिए हमें हर स्टेटमेंट को करेक्ट तरीके से वहां से इम्प्लीमेंट करना होता है, तभी जाके वो कोड आपका एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।